नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है डीडी न्यूज के इस हमारे खास कॉन्क्लेव में। सीधे अहमदाबाद से चुनावी बिसात बीत चुकी है और सभी लोग अब सिर्फ जो बात जानना चाहते हैं वो है कि आखिर जीत का मंत्र क्या है। और इसीलिए इस सेशन का नाम भी हमने यही रखा है, क्या है जीत का मंत्र। और मंत्र जानने के लिए हमें ऐसा लगता है कि इस वक्त जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सभी लोग, बीजेपी तो जानना चाहती है, इस वक्त ऑपोजिशन में भी बहुत चर्चित चेहरा है और उन्हीं से सब जानना चाहते हैं कि आखिर वो जीत का मंत्र क्या है। दिल्ली से लेकर यहां तक और वाराणसी में भी दिखाई दिया था वो मंत्र। CR पाटिल बीजेपी के अध्यक्ष गुजरात में, और इसके अलावा एक रिकॉर्ड भी उन्होंने 2014 में बनाया था, सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले सांसद के तौर पर। वो रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। बहुत बहुत स्वागत है CR पाटिल जी हमारे डीडी न्यूज़ के इस खास कॉन्क्लेव में। और जैसा कि जीत के मंत्र की बात हो रही है, तो ये मंत्र तो सभी जानना चाहते हैं, क्या मंत्र है ये? देखो, ये मंत्र अगर हम खोल दें तो सभी लोग उसी का उपयोग कर लेंगे। मगर पहला मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का कि वो इलेक्शन लड़ती है, सत्ता प्राप्त करती है और सत्ता के माध्यम से लोगों की सेवा करती है। ये अपने आप में सबसे बड़ा मंत्र है। उसी की वजह से हमें एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती। उसी की वजह से 27 साल के बाद भी हम जब लड़ रहे हैं तो भी पूरे विश्वास के साथ कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, तो उसी आधार पर कह सकते हैं। पाटिल जी, लेकिन आपकी कुछ खूबी तो होगी ना, जो कि मैंने एक रिकॉर्ड की बात की। वो रिकॉर्ड है वाराणसी में जब प्रधानमंत्री के लिए खास तौर पर चुना जाता है कि कौन उस कंस्टिट्यूंसी को संभाले, तो वो आपको चुना जाता है। राज्य में अगर चुना जाता है अध्यक्ष के तौर पर तो आपको चुना जाता है, तो कोई तो खास बात होगी। वाराणसी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जिस तरह से काम किया है, पूरा वाराणसी का चेहरा बदल दिया। जहाँ पहले 1 लाख रोज फ्लोटिंग वहाँ पर विजिट करते थे, आज आप देखिए वहाँ पर जिस सुविधा के साथ लोगों की जो संख्या बढ़ी है, उसी के वजह से पूरे वाराणसी के लोगों को कुछ न कुछ काम मिल गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वहाँ मोदी साहब के सिवा और कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ना मैं या और कोई। काम तो बहुत लोग करते हैं, मगर जो साहब ने किया वो कोई नहीं कर सकता। मेरा जो आप रिकॉर्ड की बात कर रहे हो, 2019 में रिकॉर्ड बना। 1950 के बाद जितने लोकसभा के इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, उसमें सबसे ज़्यादा लीड मुझे मिली। मगर उसका अगर किसी को यश देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ता को देना चाहिए, क्योंकि मैंने तो 1 वोट मेरा दिया, उसके सिवा कुछ भी नहीं किया। न सभा की, न कोई मीटिंग बुलाई, न कोई बैनर पोस्टर, कोई ऐड, कुछ भी नहीं किया। उन्होंने ही लोगों के घर तक जाकर उनका संपर्क करते हुए जो उनके साथ संबंध बनाया, उसकी वजह से वोट में कन्वर्ट हुआ। तो उस जीत का अगर जश है तो हमारे कार्यकर्ता को है। तो मतलब आपको लगता है कि इतना काम किया गया था सरकार की तरफ से कि उसका सारा जो श्रेय है वो कार्यकर्ताओं ने आपको दिया? जो कोई भी नेता या कोई भी उम्मीदवार जब लड़ता है, जीतता है, स्वाभाविक उसके मन में ऐसा आता है कि ये मेरी जीत है। मगर मैं ऐसा मानता हूँ कि जो कार्यकर्ता जीतता है, कार्यकर्ता अगर मैं मान लो मैं कैंडिडेट हूँ और मेरे लिए कई लोगों के मन में अगर कोई अलग प्रकार का भाव है, तिरस्कार की भावना है, तो उसको ठीक करने का काम कार्यकर्ता करता है। मुझे पता नहीं कि किसके मन में क्या भाव है, उसको पता है, वो मुझे बताता तक नहीं, मगर वही अपने संबंधों का उपयोग करके उसको मिलकर उसके मन में जो भी भावना बनती है उसको ठीक करने की कोशिश वो करता है, सफलता से करता है। और उसी के वजह से मान लो मेरे यहाँ 20 लाख वोटर्स है, तो मैं 20 लाख लोगों को तो नहीं मिल सकता। मेरे यहाँ 13 लाख का वोटिंग हुआ 19 में, उसमें से मुझे 10 लाख वोट मिले, तो मैं 10 लाख लोगों को तो मिला नहीं, मैं तो उनको वोट भी नहीं मांग सका। मेरे लिए जो कार्यकर्ता ने वोट मांगा, उन्होंने उनको कन्विंस किया, इसीलिए ये जस उनका है। तो आपको लगता है, जो आपके विपक्षी भी कहते हैं आपका PR बहुत अच्छा है कि बिना जाए सब लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं? ऐसा है, मेरी ऑफिस ISO है। हाँ। पॉलिटिकल पार्टी की ऑफिस कभी ISO नहीं होती, ऐसा जनरली संसद की ऑफिस नहीं होती। और मैंने 2009 के बाद तुरंत बनाई थी, मोडीज ने ऑफिस बनाई थी। उसके बाद 2015 में नया अपडेट आया, वो भी हमने कर लिया। तो एक सिस्टम बनती है, सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, इसके लिए हम ज़्यादा लोगों का संपर्क कर सकते हैं।
उनकी अगर समस्या है उसको हल करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके साथ एक संवाद होता है और उसी के कारण अच्छा परिणाम मिलता है, एक संतोष की भावना भी पैदा होती है। सुपर सीएम जब सुनते हैं अपने लिए तो कैसा लगता है? सुपर सीएम क्यों कहते हैं आप? देखो ऐसा है, पूरे गुजरात में, देश में अगर कोई मुझे सुपर सीएम कहता है वो एक ही आदमी कहता है, और वो प्लानिंग के साथ मुझे डैमेज करने के लिए कहता है। मैं आज भी कहीं, आज बात हो रही थी, जब भी मैंने कहा कि मुझे 2.5 साल हुए अध्यक्ष बनने को, एक भी अधिकारी को मैंने कभी फ़ोन नहीं किया, एक भी सुझाव मैंने नहीं दिया कोई अधिकारी को, कोई काम के लिए नहीं बताया। फिर भी उनको जो डर है, जो सुपर सीएम कहता है, उसको जो मेरा डर है, कौन है? आप जानते हो, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहता, ऐसे झूठे आदमी का क्या नाम लेना उसके लिए, और सबको पता ही है। मगर जिस तरह से सरकार काम करती है, जिस तरह से अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं, गुजरात में मैंने हर जगह के अधिकारी और कर्मचारी को देखा है। गुजरात के अधिकारी और कर्मचारी एक भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं, लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, उनके साथ उनका व्यवहार अच्छा होता है, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने जैसे उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। ये जो है किसी को डैमेज करने की कोशिश करना, किसी के लिए कुछ बोलना, ये सब उनका काम है। हम तो काम करते हैं, काम से ही काम रखते हैं। ये जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनका आप नाम नहीं लेना चाहते, आपने कहा कि आपको डैमेज करने के लिए ये सब किया जाता है, आपको लगता है यही वजह है कि उन्होंने ट्विटर पर एक पूरी तरह से आपके ऊपर हमला छेड़ा और ये भी बात बोली साथ साथ में कि बीजेपी और आप इतना ज़्यादा उनसे डर चुके हैं कि कुछ समय बाद 8 तारीख के बाद आपका इस्तीफा हो जाएगा, ऐसी बात वो कर रहे हैं ट्विटर पर? देखिए, मेरा उसने कहीं कहा था कि CR पाटिल को अध्यक्ष से बदल रहे हैं। मैंने पूछा उनको कि क्या मोदी साहब ने आपको कहा था क्या? क्योंकि ये निर्णय मोदी साहब का है, ना वो कर सकते हैं, ना उनको पता चल सकता है। और यहाँ तो कार्यकर्ता में बदलाव आता रहता है। उनको क्यों डर लगता है मुझे बदलने की? उनकी चेष्टा क्यों होती है बार बार ये अविश्वास पैदा करने की कोशिश, मेरी जो स्टेबिलिटी है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मेरा डर लगता है। 2000 आप कहते हैं 8 दिसंबर के बाद इनकी सभी टिकट वो कैंसिल कर देंगे, क्योंकि उनको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनका एक भी अकाउंट यहाँ पर नहीं खुलेगा, मैं आपको यहाँ वादा करता हूँ। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के 5 से कम सीटें आएंगी और हम तो बिल्कुल एकदम परिवर्तन की लहर में बह रहे हैं। देखो, हमने उसका नाम रखा है महाठग, और ठगने की कोशिश करता रहता है। आप भी जानते हो, बाकी लोग भी जानते हैं कि उनका इतना अच्छा काम तो नहीं है, या उनके ऊपर इतना लोगों को तो विश्वास नहीं है कि वो परिवर्तन तक पहुंच जाए। ये तो कल्पना वो कर लेते हैं, उसके वो लोगों के मन में ठसाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सही में बता रहा हूँ कि उनका अकाउंट नहीं खुलेगा, ये बिल्कुल तय है। कांग्रेस के लिए आप क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस और इसमें एक्चुअली ये बी टीम और सी टीम, इसकी भी बहुत कंपटीशन इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। एक दूसरे को कोई कह रहा है कि मैं बीजेपी की बी टीम नहीं हूं, वो कह रहे हैं मैं बीजेपी की बी टीम नहीं हूं। है कौन ये बी टीम का चक्कर? यहाँ तो A, B, C, D सभी जो टीम है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। हमें कोई टीम की आवश्यकता नहीं है। मैं पहले से ऐसा मानता हूँ कि किसी की कमजोरी के ऊपर हमें जीत हासिल करने की कभी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हमारी ताकत इतनी बनाओ कि हमें किसी की आवश्यकता ना हो। और मैं आपको आज भी कह सकता हूँ कि हमें कोई भी टीम हमारी नहीं है, न ज़रूरत है। कार्यकर्ताओं की जो ताकत हमारे पास है वो पूरे देश में सभी पार्टियों को आप इकट्ठा कर लो तो भी उतनी ताकत नहीं होगी, उतनी ताकत कार्यकर्ताओं की है। उसी के ऊपर हम लड़ते हैं, उसी के ऊपर हम जीत की बात करते हैं। पाटिल जी, जो आप कार्यकर्ताओं की बात करें, बीजेपी तो सबसे अलग पार्टी मानी जाती है। बीजेपी तो एक ऐसी पार्टी मानी जाती है जिसमें इस बात को लेकर के सब लोग बात करते हैं कि उसमें संस्कार जमे हुए हैं और सभी कार्यकर्ता नेता उनकी बात सुनते हैं। लेकिन अब जिस सीट पर आप हैं, जिस पद पर हैं, पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीर आ रही है, कमलम के बाहर इतने कार्यकर्ता जिनको टिकट नहीं मिली, आरोप लगा रहे हैं, पर्चे फाड़ रहे हैं, तो ये सब सीन देखकर लगता है बीजेपी भी उसी लीग में आ गई है। देखिए, ऐसा है, जिस पार्टी को जीतने की संभावना होती है उस पार्टी की टिकट पाने के लिए कार्यकर्ता वो भीड़ लगाते हैं। एक स्ट्रेंथ है ये। और हर पार्टी का हमारा कार्यकर्ता वो भावुक है, संवेदनशील है। उसको टिकट मिलने से या नहीं मिलने से सुख और दुख दोनों की
दोनों होते ही है और उसका रिएक्शन आता भी है, मगर आपको देख लो कल परसों से वही लोग काम में लग जाते हैं। दूसरे दिन ये जो भावनात्मक है, अगर उसको अगर फीलिंग नहीं है, उसको टिकट नहीं मिलने से अगर उसको दुख नहीं होता है, उसका मतलब है पार्टी का टिकट मिले या नहीं मिले वो तो जीतने वाली नहीं है, वो ऐसा मानेगा। उसको लगता है कि मिल जाएगा तो मैं जीत जाऊंगा। ये जो विश्वास उसको है, उसकी वजह से भीड़ भी है, उसकी वजह से आक्रोश भी है, मगर जो डिसिप्लिन है उसी के वजह से आप देख लीजिए पूरा 2-3-4 दिन में पिक्चर क्लियर हो जाएगा। आपको कोई उसके अंदर किसी ने अपक्ष भर दिया ऐसा कोई किस्सा निकलेगा, बाकी कोई भी कुछ भी नहीं होगा। तो मतलब जितने लोगों के 39 लोग 38 लोग जिनके टिकट कटे हैं सब मान जाएंगे, सब आपके साथ? अब वो तो सब काम में लगे हुए हैं। अच्छा, अब कोई विरोध नहीं है? कोई भी विरोध नहीं है। दूसरी तरफ मैं ये जानना चाह रही थी कि एक और जो मुद्दा इस चुनाव में सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी और जिनका आप नाम नहीं लेना चाहते वो उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है वो एक्सपेरिमेंट की पार्टी बन गई है इन 27 सालों में। अगर प्रधानमंत्री के बाद का कार्यकाल देखें तो मुख्यमंत्री बनना, कैबिनेट चेंज होना, रातों रात तब्दीलियां होना, ये तमाम आरोप आप पर लग रहे हैं। कोई पार्टी की ताकत ही नहीं है कि अपने कार्यालय का चपड़ा से बदल दे, या तो मुख्यमंत्री को भी बदलने की ताकत रखते हैं, ऐसा संगठन की मजबूताई है। तो ये हमारे लिए तो गर्व की बात है कि कोई कार्यकर्ता को कहते हैं कि आज से इस जवाबदारी में से आप मुक्त हो जाओ, और बिल्कुल बिना आवाज़ किए निकल जाता है, दूसरे को जवाब देते उसको सपोर्ट कर देता है, ना कोई हल्ला मचाता है। तो ये जो डिसिप्लिन है और कोई पार्टी में नहीं। हमने देखा था हमारे पास राजस्थान में क्या हुआ, पूरे देश ने देखा, दोनों को कंपेयर भी किया। तो इसको एक्सपेरिमेंट नहीं देखते हैं। मैं उसको मानता हूँ कि ये जो यहाँ पर है बदलाव होना चाहिए, पार्टी के अंदर भी बदलाव होना चाहिए, उसको भी जवाबदारी बदलते रहनी चाहिए, और उस निर्णय को ओबे कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभावना है, और ये आपने देखा भी है और साबित भी हुआ है। तो ये डिसिप्लिन का ही नतीजा है कि जिन लोगों के इतने बड़े बड़े सीनियर पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सबके जो टिकट कटे, वो एक दिन पहले मीडिया को बुला के कह रहे हैं कि मैं अपने मन से ऐसा कर रहा हूँ। तो ये मन की आवाज़ थी क्या? देखिए, विजय भाई पहले संगठन में रहे, प्रदेश के महामंत्री रहे, प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, फिर वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, और 5 साल पूरा मुख्यमंत्री भी रहे, राज्यसभा में भी गए। इतना मिलने के बाद स्वाभाविक किसी आदमी को लगता है कि अभी मुझे और जवाबदारी मिला और किसी को चांस देना चाहिए। नितिन भाई 29 साल से लड़ रहे हैं, जीत रहे, पार्टी के हर जगह पे वो खड़े भी होते थे। उन्होंने भी कहा कि और नए लोगों को मौका दीजिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं आगे कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, हो सकता है आगे कोई जगह कोई चांस उनको मिले, कोई जवाबदारी मिल जाए। तो ये तो स्वाभाविक है। और जो आरसी फर्दू है, जो पहले पूर्व अध्यक्ष भी रहे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे 3 महीने पहले आकर कहा था कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है। 3 महीने पहले, जब तो कोई बात ही नहीं थी। तो आपको ये स्वाभाविक प्रक्रिया बीजेपी में है, आपको नहीं लगती क्योंकि आपने देखा नहीं कभी। वही ना, राजनीति में ये स्वाभाविक प्रक्रिया पार्टी में, बीजेपी में ही दिखाई दे रही है, क्योंकि इतना बड़ा दिल कि वो छोड़ दे कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। ऐसा है, उसको लगता है कि मुझे छोड़ दूंगा तो मुझे आगे कुछ बड़ी जवाबदारी मिल सकती है, ऐसे भी अपेक्षा होती है, मिलती भी है। उसकी वजह से कुछ छोड़ना पड़ता है तो कुछ मिल जाएगा, ये भी भावना होती है। बट छोड़ने लोगों को क्या है कि जो भी मिलता है पहले मुझे दे दो, मैं दूसरे बाद में करूँगा। भारतीय जनता पार्टी की ये डिसिप्लिन, ये भावना, उसको समझना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एक ने नहीं दिया, कई लोगों ने लिख के दे दिया। तो किसी एक को मना सकते हैं, किसी एक से लिखवा सकते हैं, इतने सारे लोगों ने लिख के दिया। इतने लोगों का पूरा सरकार बदल गई, पूरी कैबिनेट बदल दी, किसी ने उप तक नहीं किया, किसी ने दबे आवाज़ में भी मीडिया को कुछ नहीं कहा। यही तो डिसिप्लिन है। भावनात्मक लगता है कि भाई मुझे बदल दिया तो दुख तो हुआ होगा, और उसके ऊपर काबू पाकर भी उन्होंने पार्टी के लिए निर्णय को उसको स्वीकार किया, मुझे लगता है बड़ी बात है। तो पाटिल जी, आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से, मतलब मुख्यमंत्री बदलने से या फिर कि चेहरे बदलने से, टिकट काटने से एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाती है, वो प्रो इनकम्बेंसी में पहुंच जाती है, जो बीजेपी इस बार कह रही है? भारतीय जनता पार्टी को पहले भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, आज भी नहीं है। मैंने वही मंत्र आपको जो पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है, सत्ता प्राप्त करती है, तो सत्ता के माध्यम से वो सेवा करती है। और ये जो विश्वास लोगों के मन में है,
इसीलिए एक बार नहीं 27 साल से पार्टी गुजरात में सत्ता पे है और आने वाले 5 साल भी सत्ता में रहने वाली है। राहुल गांधी आएंगे अब गुजरात में, अभी तक बीजेपी उनको खोज रही थी लेकिन अब वो आ रहे हैं। सोनिया गांधी भी आएंगी, प्रियंका गांधी भी आएंगी। लग रहा है कि कांग्रेस पर जो सुस्ती के आरोप लग रहे थे कि सुस्त हो गई है, कैंपेन पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रही, अब पीक पर आएगा कैंपेन कांग्रेस का। मैं राहुल गांधी का स्वागत करता हूं, क्योंकि उनका इतिहास रहा है कि वो जहां भी प्रवास में गए हैं वहाँ उन्होंने कांग्रेस का बट्टाधार कर दिया है। बीजेपी लेकिन खोज भी तो रही थी उनको कि राहुल गांधी नहीं आ रहे, ना राहुल गांधी नहीं आ रहे, अब तो आ रहे हैं वो। कोई भी आदमी कहाँ फायदा होता है वो देखता है। तो आपको फायदा होगा उनके आने से? हमें फायदा हो या ना हो, उनके पार्टी को तो वो ठीक ही कर देंगे। नहीं, लेकिन देखिए वो जब आए यहाँ पर 2022 में, जिस बात को कांग्रेस लगातार कह रही, उन्होंने तभी अपने कार्यकर्ताओं को मंत्र दे दिया था। उन्होंने कहा ये पूरा चुनाव कांग्रेस जीती बैठी है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सेप्ट कर लो कि ये चुनाव आप जीत चुके हो। तो ये मंत्र तो वो पहले ही दे चुके थे और इसीलिए शायद वो भारत जोड़ो छोड़कर यहाँ तक नहीं आए। तो कांग्रेस तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, और खासकर राहुल गांधी। अच्छी बात है, उनके कॉन्फिडेंस के बारे में मैं कोई ओपिनियन नहीं देना चाहता। अपने कार्यकर्ता को जो भी वो मैसेज देना चाहे दे दे, उस पर तो हम रोक नहीं लगा सकते। पाटिल जी, इस चुनाव में एक और गुजरात मॉडल हमेशा बीजेपी बात करती है, 27 साल से बात कर रही है, खासकर राजस्थान मॉडल, दिल्ली मॉडल, हर जगह कैंपेन में अब इन दो मॉडल से तुलना की जा रही है कि हम सत्ता में आए तो राजस्थान में जो कुछ किया है वो करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली का पूरा मॉडल, और खासकर जो फ्री की बात जो वो कर रहे हैं, बिजली, स्कूल, ये तमाम चीजें कैच कर रहे हैं लोग पंजाब में और दिल्ली में उनके इस नारे को। गुजरात क्या अलग है? गुजरात में इसके लिए कि गुजरात में तो पहले से ही एजुकेशन फ्री है और वो कई सालों से ये गुजरात में ये नियम लगा हुआ है। इसके लिए वो यहाँ गुजरात के लोगों को इसमें इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। गुजरात में वो फ्री बिजली की बात करते हैं, मगर पहले बिजली तो देना चाहिए ना। आज आप दिल्ली में रहते हो, मैं भी दिल्ली में जब हाउस चलता है तो रहता हूँ, कभी भी बिजली चली जाती है। कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसी दुकान नहीं कि जिनके पास जनरेटर नहीं है। तो ये जो बिजली की बात है, 24 घंटे बिजली देने की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तब गुजरात में उन्होंने शुरू की। जो किसान है उनको दिन में बिजली देनी चाहिए, वो भी उन्होंने शुरू किया। तो ये बिजली देने का, 24 घंटे देने का, अच्छी क्वालिटी की बिजली देने की, ये सब बात तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। अब वो ये बात नहीं कहते हैं। मान लो फ्री देने में ये बिजली देंगे कि नहीं। महाराष्ट्र में नवापुर में महाराष्ट्र गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, उन्होंने कहा था कि आप नवापुर में इंडस्ट्री लगा दो, हम 1 रुपये में पावर देंगे। कई लोगों ने प्लॉट ले लिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया, मशीन लगा दी, पावर ही नहीं दिया। वो बोला पावर देंगे तो रुपया लेंगे भाव, बस देंगे तो, और दिया ही नहीं। कई लोगों को जनरेटर में इतना महंगा हुआ कि वहाँ से मशीन निकाल कर वो वापस गुजरात आ गए। तो ये जो है ना, हम कहते हैं कि झूठे वादे देना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं। हम ठोस काम करने मानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी साहब ने हमें यही सिखाया है कि जो कर सकते हैं वही कहो और जो कहते हैं वो करो। और आज तक हमारा मैनिफेस्टो उसी लिए हम 100% हमारा मैनिफेस्टो के सभी काम तो पूरे हो जाते हैं या पाइपलाइन में हैं, मगर कोई भी मुद्दा हमने छोड़ा नहीं। उसके छोड़ के कई अलावा अलग अलग मुद्दे पे भी भारतीय जनता पार्टी काम करती है। रिमोट कंट्रोल कोई है ऐसा जिससे गुजरात चल रहा है? ऐसा कोई रिमोट कंट्रोल बना ही नहीं कि जिसके ऊपर कोई स्टेट कोई रिमोट कंट्रोल से चला ले। तो फिर ये रिमोट कंट्रोल सब लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ रिमोट कंट्रोल से गुजरात चल रहा है पिछले कई साल से। किसी को कुछ नहीं कर सकते तब हम उसके ऊपर आरोप लगा देते हैं। तो आरोप लगाने की तो इनकी आदत भी है, उनका अधिकार भी है विपक्ष में होने के नाते। वो करते हैं। वो गुजरात की प्रजा जानती है कि जो भी निर्णय होते हैं गुजरात के हित में होते हैं, गुजरात की सरकार करती है। और इसी की वजह से जो निर्णय हुए, जो डबल इंजन की सरकार की बात हुई, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने जिस तरह से उनके हिस्से का काम किया, उसकी वजह से परिणाम गुजरात को मिला है, अच्छा परिणाम मिला है। पाटिल जी, क्योंकि रिमोट कंट्रोल पर मैं पूछ रही थी, ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि लगातार जो पूरा कैंपेन है, अभी का नहीं, हमेशा से बीजेपी का जो कैंपेन है वो नरेंद्र मोदी जी के नाम से हो रहा है।
तो मोदी जी ही चेहरा है हर जगह पर, और खासकर गुजरात जहां पर कैसे तो उनका वास्ता ही है। देखिए, हम नसीबदार है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है। बाकी लोगों के पास नहीं है तो उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं कई सभा में भी कहता हूँ, कार्यकर्ता को भी कहता हूँ कि हम पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कई बार गलतियाँ कर लेते हैं। हमें गलतियाँ करने का अधिकार नहीं, हमारा मनुष्य भी है। तो मनुष्य होने के नाते अगर गलतियाँ अगर हो जाती है तो उसको सुधार करने की आवश्यकता भी है। मगर लोग ये गलतियाँ के बावजूद भी हमें वोट क्यों देते हैं? वो नरेंद्र मोदी को देख के देते हैं। वो मोदी को जिताना चाहते हैं, मोदी के हाथ मजबूत करना चाहते हैं। इसके लिए पार्टी के कोई कार्यकर्ता ने अगर छोटी बड़ी गलती भी कर ली तो भी उसको एक बार वो भूल कर उसको माफ़ करते हुए मन से या कम मन से तो भारतीय जनता पार्टी को वोट डालता है। तो ये इतना बड़ा चेहरा, इतना बड़ा विश्वास, आज तक कोई पार्टी के पास इतना बड़ा चेहरा नहीं था। हमारे पास है, हम खुश नसीब है कि हमारे पास इतना बड़ा नाम है। और इसीलिए आपके विरोधी कहते हैं कि मुख्यमंत्री का नाम भी बच्चे जानते नहीं है यहाँ पर कौन है, गुजरात के नाम पूछो तो पता नहीं लगता। ये एक प्रचार का मुद्दा बना के चलते हैं। हाँ। मैं तो मानता हूँ कि जो मीडिया रोज़ उसके ऊपर समाचार आते हैं, न्यूज़ आते हैं चैनल के ऊपर, आप एक छोटा बच्चा, मेरी बेटी का बेटा 4 साल का है, उसको गाड़ी का सब मॉडल पता है जो मुझे भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो सोशल मीडिया पे है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखता है, शायद न्यूज़ नहीं पढ़ता होगा, मगर उसकी वजह से उसको इतना ज्ञान है। उसको मुख्यमंत्री हर बार चेहरा होगा, हर बार वो देखेगा तो नाम तो आ ही जाएगा। मगर प्रचार करने में किसको आप पूछे जाओगे? आप चलो बताइए, आप चलते हैं बाहर, 10 बच्चों को पूछ लेते हैं, अगर वो नाम नहीं बता पाया तो मैं आपकी बात मान लूँ। भाई ये जो प्रचार करने वाले लोग हैं उनके पास मुद्दा चाहिए कोई। ये नाम पता नहीं है, नाम पता नहीं है, काम पता है कि नहीं? तो काम पता है। तो पॉपुलर चेहरा है भूपेंद्र भाई पटेल। बिल्कुल, उनका एक अच्छा स्वभाव, उनके जो लोगों के साथ उनका व्यवहार और काम करने की जो उनकी आदत है, उसकी वजह से हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में भी कोई असंतोष नहीं, ना लोगों के बीच में है। तो ये तो डिक्लेयर हो गया है कि चुनकर आती है बीजेपी, सत्ता में आती है तो वही मुख्यमंत्री तो रहेंगे भूपेंद्र पटेल ही मुख्यमंत्री रहेंगे अगले 5 साल तक। जी। पूरे 5 साल, उसमें बीच में कोई तब्दीली नहीं। ये तो आप भी नहीं कह सकते, मैं भी नहीं कह सकता। इसी बीच में ये भी बात उठती है ना फिर पाटिल जी कि आपको भी देखा जाता है चेहरे के तौर पर, और इतने समय से देखा जाता है। ऐसा है कि मुझे जवाबदारी मिली है प्रदेश अध्यक्ष की। मैं 2.5 साल से पूरी ईमानदारी के साथ, ताकत के साथ उसके ऊपर मैं झोंक के बैठा हूँ, पूरी ताकत लगा के बैठा हूँ। कार्यकर्ता को जो रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है इसके लिए मैं खुश नसीब हूँ कि एक प्रदेश अध्यक्ष का अगर इतनी चर्चा हो उसके लिए, उसके काम के लिए, तो मुझे अपने आप पे गर्व होता है। मगर हम संघ में जब जाते हैं वहाँ एक बात सिखाई जाती है, उसमें कहा जाता है कि अगर आप सक्षम हो, इसीलिए ये जवाबदारी मुझे मिलनी चाहिए, ये होद्दा मुझे मिलना चाहिए, ऐसा अगर हम मानेंगे और आपको ये अगर नहीं मिलेगी तो आपको लगेगा मेरे साथ अन्याय हो गया। उसकी इफ़ेक्ट सीधी आपके शरीर पर भी आएगी, आपके काम पर भी आएगी, आपके मन पर भी आएगी। आप जो काम करोगे उसका जो परिणाम अच्छा आता था उसमें भी थोड़ा बदलाव आ जाएगा। और ये भावना आती है ना कि मुझे अन्याय हुआ, उसके बजाय मुझे जो जवाबदारी देते हैं उसके लिए आप सक्षम बनो, ये जो बात है मैं उसके ऊपर चलता हूँ। मुझे जब कहा गया कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाना है तो मैंने पूछा कब बना रहे हो, तो बोले बस आज बना देंगे। तो मुझे एक क्षण तो मुझे भी लगा कि मैं इतनी बड़ी जवाबदारी कैसे निभाऊंगा। फिर मुझे लगा यहाँ करोड़ों कार्यकर्ता बैठे हैं, उनके साथ इतने नेता बैठे हैं, उनके आशीर्वाद के साथ हम काम कर पाएंगे। और जिस दिन से काम शुरू किया है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में एक संतोष की भावना प्रदेश अध्यक्ष के नाम के साथ जुड़ी हुई है। तो ये तो अहम बात आपने कही। बहुत मैं अंत में चलते चलते 2 सवाल आपसे पूछूंगी। एक ये कि आपको लगता है इस चुनाव में हिंदुत्व एक मुद्दा बना है? क्योंकि आपके भी कुछ बयान जो पिछले दिनों में सामने आए उसमें आपने इस मुद्दे को उठाया। दूसरी तरफ ओवैसी हैं जो कि जाहिर तौर पर उनका प्रदर्शन ऐसा राज्य में नहीं रहा, लेकिन वो भी इस तरह के नारे तो कैंपेन में अपने दे रहे हैं। तो अब ये मुद्दा हिंदुत्व वर्सेस ऑल, और ये भी आ गया और आपके किले में सेंध लगा रहे हैं हिंदुत्व की कुछ पार्टियां। देखिए, हम हिंदू है तो हिंदुत्व तो रहेगा। जो भी आदमी अपना धर्म छोड़ तो नहीं सकता और उस धर्म के ऊपर चलने के लिए उसको कोई रोक भी नहीं सकता।
तो हम हिंदुत्व की, हम अगर हिंदू है तो हिंदुओं की बात करेंगे, मगर उसके साथ पार्टी के साथ या पार्टी के काम के और उसकी कोई असर नहीं होती। वहाँ जब हम काम करते हैं तो वहाँ ऐसा नहीं कहते कि यहाँ मुस्लिम आबादी है तो यहाँ से रोड नहीं बनाएंगे, यहाँ से छोड़ दो इतना। वहाँ कोई अन्याय किसी के साथ नहीं होता। मुझे लगता है कि 2002 के बाद गुजरात में कोई दंगा नहीं हुआ, कभी कर्फ्यू नहीं लगा, कोई हिंदू मुस्लिम राष्ट्र नहीं हुआ। तो दोनों प्रजा साथ में रहती है तो किसी को क्यों दुख है, क्यों बताते हैं लोग हिंदुत्व, वो अपना धर्म है, अपने तरह से वो करते होंगे। हम हिंदू है तो हम मंदिर में जाते होंगे, तो किसी को रोक तो सकते नहीं है। तो हिंदू होना, हिंदुत्व की बात करना वो गुनाह तो नहीं है, वो तो बोलेंगे। लेकिन कंस जो हैं उनकी, कंस की सारी औलादों को मैं खत्म कर दूंगा, ये कहना, इसको हिंदुत्व में लाते हैं आप या नहीं? वो तो मैंने कभी सुना नहीं, किसने कहा ऐसा मुझे पता नहीं, मगर जिसने भी कहा होगा मुझे लगता है कि बहुत गलत बात उसने कर दी, और इसके वजह से ही आपस में लड़ाना और अपना उल्लू सीधा करना ये होता है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। पाटिल जी, आज सुबह से जब से हमारा कॉन्क्लेव चल रहा है, लगातार सभी लोग मोरबी की घटना का लगातार मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में एक अहम मुद्दा मिल गया है और वो आपके खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जा रहा है कि जांच रिपोर्ट पर सवाल हैं, एक घड़ी बनाने वाले के साथ में जिस तरह के संबंधों की बात आ रही है, किस तरह से चीज़ें निकल कर बाहर आई, कोई जवाबदेही तय नहीं हुई, ये मुद्दा बन गया है गुजरात चुनाव में। देखिए, पहला तो ये ब्रिज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं बनाया, 150 साल पहले अंग्रेजों ने बनाया, किसी व्यक्ति के लिए, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई राजा, उसने वो अपने लिए बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया और वो ब्रिज गिर गया तो हमारी जवाबदेही है। दूसरा है कि जो एजेंसी उसको रन कर रही थी वो भी प्राइवेट एजेंसी थी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आता है, और हादसा हुआ है। और हादसा के लिए हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हुए हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ जो भी निर्णय होगा, जिसको भी वो बताएंगे, हमने लिखा, ऐसा लिखा है, किसी का नाम नहीं लिखा, क्योंकि अगर नाम लिख देंगे तो बोलेगा कोर्ट में जाके कि मेरा नाम तो एफआईआर में था ही नहीं, बाद में डाला। इंक्वायरी में जो भी आएगा उन सबको उसके अंदर अरेस्ट कर सकते हैं, वो घड़ी बनाने वाला हो या और तो कोई किसी को बनाने बचाया वाला नहीं हो। जा रहा, मतलब किसी को बचाया नहीं जाएगा। क्यों बचाएंगे? बिल्कुल नहीं बचाएंगे, मगर कांग्रेस को लगता है उनका फायदा होगा। इतने 150 लोगों की मौत हुई और उसमें से कांग्रेस फायदा ढूंढ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो पानी में कूद के भी उन्होंने लोगों को बचाया है। हमारे एक्स एमएलए अभी जो लड़ रहे हैं वो खुद वहाँ पर सबसे पहले पहुँचे। हमारे मुख्यमंत्री 24 घंटा वहाँ पर रहे, हमारे गृह मंत्री वहाँ 24 घंटा रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब गुजरात में थे, उन्होंने जवानों को भेजा, तीनों पाक के जवानों को भेजा और वहाँ उन्होंने मदद किया। पूरी उसके ऊपर उनकी वॉच थी कि क्या हो रहा है। 24 घंटे में जब पूरा बचाव कार्य पूर्ण हुआ उसके बाद मोदी साहब खुद वहाँ गए। अगर वो पहले दिन चले जाते हैं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रधानमंत्री के विजिट की वजह से अधिकारी और कर्मचारी सब उनके प्रोटोकॉल में लग जाते, तो बचाव कार्य पे इफेक्ट आ जाता। इसके लिए वो यहाँ होते हुए भी नहीं गए और पूरी मदद उन्होंने की। वहाँ के लोग भी मानते हैं, मोरबी के लोग भी मानते हैं, और उन्होंने देखा कि इतना बचाव कार्य इतने स्पीड में हुआ, इसी की वजह से कई लोगों को बचा पाया है। तो इसका कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करते होंगे। इसका मुझे लगता है कि उन्हें कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। ऐसी ही सोच की वजह से 27 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन में है और रहने वाली है। कितनी सीटें अंत में चलते चलते? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अभी वलसाड़ के एक मीटिंग में ऐसा कहा कि मैं इलेक्शन मेरा ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए लड़ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब मोदी साहब कहते हैं तो उसकी बात को ठीक करने के लिए लग जाते हैं। उसके प्रतिभाव में पूरे कार्यकर्ता ने तय कर लिया है कि हम ऐसा एक रिकॉर्ड बनाएंगे जो कभी टूटेगा नहीं, इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे। दूसरा, हम जो सीट जीतेंगे वो भी इतने वोट मिलेंगे कि उसको भी कोई आसपास नहीं जा पाए, उस तरह का रिकॉर्ड होगा। ये यहाँ संभव भी है। गुजरात में जो कार्यकर्ता की मानसिकता है, कार्यकर्ता की जो संख्या है, जिस तरह से उसको संस्कार मिले हैं, संघ की भी जो एक ताकत है, हमारे यहाँ प्राइमरी मेंबर 1 करोड़ 18 लाख है,
और हमारे पेज कमेटी के सदस्य 80 लाख है। ये अगर सब आ जाते हैं तो क्या होगा, मैं कभी कभी मुझे आता है कि क्या होगा ये विरोधियों का। तो मतलब आपका कहना है विनेबिलिटी का फैक्टर तो रहा सीटों में, खासकर मार्जिन इस बार कितना रहेगा, अंतर, वो सबसे अहम बात है। हम हर सीट 50,000 के ऊपर के वोट से जीतेंगे, हर सीट, और 150 का आंकड़ा पूरा करेंगे जो टारगेट रखा है। 150 कभी कहा ही नहीं, मगर जो भी होगा वो आपको दिखेगा कि रिकॉर्ड होगा। और उम्मीद है कि इस चुनाव के नतीजे आने से पहले 8 तारीख से पहले बहुत सारी चीज़ें और भी खुल के सामने आएंगी और आपसे और भी मुलाकातें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया CR पाटिल जी हमारे साथ इस खास, बेहद ही खास बातचीत के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, सबका आभार, धन्यवाद।